तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों, डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप इतिहास बोलते हैं, तो उसका जो दूसरा वाला चैप्टर है, लेसन नंबर 2, जिसका नाम है आपका राजा, किसान और नगर, पहली बुक का। इस चैप्टर के बच्चों MCQ क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम। आपका जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन होने वाला है उससे संबंधित होने वाला है। मेरा नाम है जयप्रकाश। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो मगध महाजनपद है वो डैश में स्थित है, मतलब कहाँ पर वो स्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं, 4 राज्यों के नाम बोल रखा है यहाँ पर। पहला है हरियाणा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है आपका बिहार और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो आपका मगध है वो आपका आधुनिक बिहार के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है बच्चों? आधुनिक बिहार के अंदर। तो आई होप कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि जेम्स प्रिंसेप कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू आपका जो ये चैप्टर है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं। चिकित्सक थे क्या वो, या फिर क्या वो एक इतिहासकार थे, क्या वो एक भूगोलवेता थे, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी। तो चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें हम तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। क्या थे वो? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी। आगे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न जो पूछ रहा है हमसे कि मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के कारण इनमें से क्या थे। 4 ऑप्शन यहाँ पर भी दे रखा है बच्चों। पहला है कि क्या वो जो मगध महाजनपद था वो जंगलों से घिरा हुआ था, इसलिए वो शक्तिशाली था। दूसरा है कुशल शासकों के होने होने के कारण। तीसरा है आपका लोहे के जो खादान थे उसके कारण। यहाँ लोहे के दानों लिखा है, यहाँ पर दानों नहीं होगा, यहाँ पर लोहे के खादान मौजूद थे मगध जो आपका महाजनपद है उसके आसपास, इसीलिए वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली था। और तीसरा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ये उपरोक्त सभी वाला। ये सारे ही फैक्टर्स, ये सारे ही कारण मतलब उस चीज़ के गवाह है कि मगध जो महाजनपद था आपका वो एक शक्तिशाली महाजनपद था, क्योंकि जंगल से घिरा हुआ था। अगर युद्ध वगैरह के लिए हाथी चाहिए तो वहाँ से ले आओ, और भी कुछ सामान चाहिए तो वहाँ से ले आओ जंगल से। कुशल शासक थे, दिमाग वाले शासक थे मगध के अंदर, कि कैसे अपने राज्य को चलाया जाए, राजपाट चलाया जाए और अपने राज्य का विस्तार किया जाए। ठीक है, अपने जो हमारा जनपद है उसको और मतलब समझ रहे हैं ना, फैलाया जाए इस तरह से। लोहे के खदान मौजूद थे आसपास, तो इससे क्या था कि हथियार वगैरह बनाने में, भाला बनाने में, तलवार बनाने में, ठीक है, ये चीज़ है। मतलब कई सारे हथियार जो युद्ध में यूज़ होते हैं या फिर और जो कामों में यूज़ होते हैं उसके लिए जो है सो कि सही था लोहे की खदानें। तो इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सारे ही फैक्टर्स महत्वपूर्ण हैं मगध के शक्तिशाली महाजनपद होने के कारणों के अंदर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। चौथा प्रश्न अब आ चुका है हमारे सामने। ये पूछ रहा है हमसे कि मगध डैश, यहाँ पर खाली स्थान है, डैश से डैश शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ये सी वाला इसका सही उत्तर होगा। छठी, मैं दोबारा से पढ़ के बता देता हूँ आपको। मगध जो है वो 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। ठीक है बच्चों, तो ये चौथे क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आपको लिखना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि अर्थशास्त्र किनके द्वारा लिखी गई थी। तो जो अर्थशास्त्र है बच्चों, ये सी ऑप्शन सही होगा, चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, छठा प्रश्न है हमारा। ये आपको कमेंट करके बताना है कि अभिलेख से क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है कि अभिलेख होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 7वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि राजा, किसान और नगर पाठ के संदर्भ में प्राकृत भाषा किनकी भाषा बताई गई है। तो ये जो भाषा है ये आम जनता का जिक्र देखने को मिलता है कि जो प्राकृत भाषा है वो आम जनता की भाषा है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि अभिलेखों के अध्ययन को डैश कहा जाता है। तो अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसे अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। जैसे राजनीति का अध्ययन राजनीति शास्त्र कह लीजिए। ठीक है, इस तरह से जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान, समाज का अध्ययन समाज शास्त्र, इस तरह से करके अभिलेखों का अध्ययन जो करते हैं वो
अभिलेख शास्त्र कहलाता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, जो आपका 9वां प्रश्न है वो ये हमसे पूछ रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला है नगरों का उदय हो रहा था उस टाइम पे, दूसरा है सिक्कों का प्रचलन व विकास देखने को मिल रहा था, तीसरा है लोहे जैसी धातु का प्रयोग में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ये सारी चीज़ें हमें उस टाइम पे देखने को मिल रही थी, इसीलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये 9वां क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि घनानंद को डैश के द्वारा हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो जो घनानंद थे उनको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हरा करके जो आपका मौर्य साम्राज्य है उसकी स्थापना की गई थी। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। 11वां प्रश्न पूछ रहा है कि ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि का सर्वप्रथम अर्थ किनके द्वारा निकाला गया था। तो वो जो थे हमारे जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इनका अर्थ निकाला गया था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी तो उसकी राजधानी क्या थी। तो उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या राजधानी थी बच्चों? पाटलिपुत्र थी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। 13वां प्रश्न पूछ रहा है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मुद्रा शास्त्र। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 14वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। 14वां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते थे। तो जो प्राचीनतम अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। ठीक है, अब 15वां प्रश्न, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न जो आपको कमेंट करके बताना है वो ये है कि राजा, किसान और नगर पाठ का काल निर्धारण बताइए। मतलब काल निर्धारण से मेरा तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो ये चैप्टर है वो किस काल से किस काल के बीच में हमें चीज़ें बताता है। एग्जाम्पल के लिए मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे 3रा चैप्टर है आपका, ठीक है, आने वाला जो हमारा 3rd चैप्टर है उसके अंदर का बता रहा हूँ। तो इसके अंदर जो इसका काल निर्धारण किया जाता है 3रे चैप्टर का, वो लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक किया जाता है। तो आपको 2रे चैप्टर का कमेंट करके बताना है कि इस चैप्टर का काल निर्धारण कब से कब तक किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।